अपनी पत्नी विमला जी की मृत्यु के बाद राम सिंह जी बहुत अकेले हो गए थे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनका इकलौता बेटा महेश और बहू अनीता शहर से गांव आए हुए थे। 13वीं की रस्म निपटाते ही महेश बच्चों का स्कूल और अपने बैंक की बात कहकर जाने के लिए बहाने बनाने लगा और बोला, पिताजी आप भी हमारे साथ चलिए। बहू अनीता ने भी उन्हें साथ चलने के लिए कह तो दिया, लेकिन उसका दिल ये सोच सोचकर बेचैन हो रहा था कि शहर में उनके 3 कमरों का फ्लैट है, उसमें पिताजी को भी रखना एक बड़ी समस्या हो जाएगी। वो सोच ही रहे थे कि तभी राम सिंह जी की आवाज़ आई कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राम सिंह जी ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो उन दोनों की जान में जान आई, लेकिन पिताजी तो बीमार हैं, वो अकेले कैसे रहेंगे। अनीता के इस सवाल ने महेश जी को कुछ सोचने पर विवश कर दिया। तभी अचानक उसको अपने ननिहाल में रह रही अपनी सविता मौसी की याद आई, जो कि विधवा थी। उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उनके भाई भाभी ने भी उनकी कोई खोज खबर नहीं ली, तो बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। कुछ सोचकर महेश ने अपनी मौसी सविता के पास फ़ोन किया और उसे अपने घर आने को कहा। तो 2 दिन के अंदर ही सविता जी अपनी बेटी के साथ उनके घर आ गई। जर्जर शरीर, अंदर से दसी आंखों वाली सविता मौसी का चेहरा नौकरी मिल जाने की खुशी से चमक रहा था। वो लगभग 45 साल की मेहनती औरत थी। आते ही उसने कहा कि तुम चिंता मत करो महेश, मैं इस घर को अपना घर ही मानूंगी और जीजा जी की सेवा में आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है मौसी, आप चाय नाश्ता बनाएंगी, खाना दवा और देखभाल आप ही करेंगी, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन काम वाली बाई कर ही लेगी। अब पगार कितनी लेंगी ये बता दीजिएगा। अनीता ने पूछा तो सविता जी बोली, मौसी भी कह रही हो और पगार पूछकर शर्मिंदा भी कर रही हो। हम माँ बेटी को रहने खाने का और घर मिल गया, और क्या चाहिए, जो आप इच्छा हो दे दीजिएगा। ये सुनकर अनीता चुप हो गई। बात जितनी कम में तय हो उतना अच्छा। महेश के चेहरे पर भी संतोष था। उसका कर्तव्य था पापा की सेवा करना, लेकिन वो असमर्थ था। अब कोई मामूली रकम में उस कर्तव्य की भरपाई कर रहा था, तो इससे अच्छी बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। इधर राम सिंह जी गमगीन थे। एक तो पत्नी का शोक, ऊपर से बेटा बहू और बच्चे सब जा रहे थे। अनीता ने धीरे से महेश के कान में कहा, मम्मी की अलमारी में साड़ियाँ, जेवर और दूसरे कीमती सामान रखे हैं। बंक लॉकर में भी मम्मी के काफ़ी जेवर रखे हैं। पिताजी अब अकेले हैं, घर में बाहर के लोग भी रहेंगे, तो इसलिए हमें उसकी चाबियां ले लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर महेश ने मुस्कुराकर कहा, अलमारी और लॉकर की चाबी पापा कभी नहीं देंगे। अचानक तुम्हें जेवर कपड़ों की चिंता क्यों होने लगी? धैर्य रखो, सब तुम्हें ही मिलेगा। इतना कहकर दोनों बेटे बहू बीच बीच में आने की बात कहकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में भी वो पिताजी के घर, अलमारी, बंक के रुपयों, जेवरों और प्रॉपर्टी की बातें करते रहते। 1.5-2 महीने ही गुजरे थे कि दोनों फिर से ये सोचकर घर के लिए रवाना हो गए कि कहीं पूरी प्रॉपर्टी मौसी ना हड़प ले। वापस घर पहुँचे तो दोनों बेटे बहू ये देखकर हैरान हो गए कि घर के बाहर लॉन बिल्कुल साफ सुथरा था। सारे पौधों में पानी डाला गया था, कई नए पौधे भी लगाए गए थे। उन्होंने बैल बजाई तो दरवाज़ा खुलने पर सविता मौसी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कुछ देर में मिठाई और पानी लिए वो फिर हाजिर हुई। पूरा घर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। उनकी बेटी ने चाय बनाने से पहले बताया कि बड़े साहब अभी सो रहे हैं। अनीता ने माँ बेटी का निरीक्षण किया तो दोनों ने बढ़िया कपड़े पहने थे, बाल भी सुंदर तरीके से सेट किए थे। तुम्हारी मौसी का तो कायाकल्प हो गया, अनीता धीरे से महेश के कान में फुसफुसाई। तो महेश ने मुंह बनाकर कहा कि भूखे नंगे लोगों को सब कुछ मिलने लगेगा तो कायाकल्प तो होगा ही। दोनों असंतुष्टों की तरह चाय पीते अपने पिता राम सिंह जी के जगने का
इंतजार करते रहे। पिताजी को देखकर उन्हें और ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा स्वस्थ और सेहतमंद लग रहे थे। पहले के झुके झुके से पिताजी अब सीधे उठकर चल रहे थे। अपनी पत्नी विमला जी के जाने के बाद हंसना भूल गए राम सिंह जी ने आज मुस्कुराते हुए पूछा, बड़ी जल्दी मिलने आ गए। अब आप अकेले हो गए हैं तो हमने सोचा मिल आते हैं, महेश ने मुस्कुराकर कहा। तो राम सिंह जी भी तुरंत बोले, अकेले कहाँ, तुम्हारी सविता मौसी है ना, उसकी बेटी प्रिया भी है, उसको यहीं इंटर कॉलेज में डाल दिया है। शाम को 1 घंटा मैं उसे पढ़ा दिया करता हूँ, वो पढ़ने में काफ़ी तेज है। पिताजी प्रिया का गुणगान करते रहे, फिर उसे पढ़ाने बैठ गए। सविता मौसी सबके चाय नाश्ते के बाद रात के खाने की तैयारी में जुट गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन महेश और अनीता असंतुष्ट मुख मुद्रा में बैठे थे। वो अपने पिताजी के किसी काम नहीं आ रहे थे और अब तो पिताजी को उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं रही थी। रात को राम सिंह जी ने सीरियल देखते हुए सविता और उसकी बेटी से बातें करते रहे। जीवन से निराश पिताजी को जीने की वजह मिल गई थी। रात में खाना खाते समय सब चुपचाप थे। खाना बहुत कम मिर्च मसाले का था, पर बहुत स्वादिष्ट था। सविता मौसी एक एक गरम रोटी आग्रह कर खिलाती रही। महेश और अनीता संदेह भरी नज़रों से सविता जी को घूर रहे थे। रात में टीवी कार्यक्रम की चर्चा सविता जी और उसकी बेटी प्रिया से करते राम सिंह जी कई बार बेटे बहू की मौजूदगी ही भूल गए। नाती पोतों का हालचाल भी नहीं पूछा। रात में सोते समय महेश अनीता से बोला, अगर हम उसी समय पिताजी को अपने साथ ले चलते तो आज वे इस तरह माँ बेटी से इतना बोल न पाते। अरे यहाँ क्या बुराई है, स्वस्थ हैं, हट्टे गट्टे रहते हैं, खुश हैं, वहाँ 3 कमरों के डब्बे में कहाँ एडजस्ट करते हम उन्हें, अनीता ने कहा। तो महेश उस पर चिल्लाकर बोला, तुम मूर्ख हो, तुमसे बहस करना बेकार है। अरे मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, मुझे ही कुछ करना होगा, अब क्या करोगे? अरे तुम ही कहती थी ना कि इस बंगले को बेचकर दिल्ली में अपने फ्लैट के ऊपर एक शानदार फ्लैट बनवाओगी और बाकी रुपया पैसा बच्चों के नाम फिक्स कर देंगे। हाँ हाँ, लेकिन अभी ये कहाँ संभव है, अनीता ने कहा। तो महेश कुछ सोचते हुए बोला, और पिताजी दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, उनके मरने के इंतजार में तो हमारी उम्र ही बीत जाएगी। ऐसा करते हैं, हम उन्हें अपने साथ ले चलते हैं, जैसा तुम ठीक समझो, मैं किसी तरह एडजस्ट कर लूँगी, अनीता ने मुंह बनाकर कहा। उसे सास के अलमारी की भी चिंता थी, जिसमें कीमती गहने और अन्य महंगे सामान रखे थे। उन्हें देखभालने की उसकी बेहद इच्छा थी, लेकिन सासू माँ के रहते वो इच्छा पूरी नहीं हुई और अभी हालात उनके अनुकूल नहीं थे। अगले दिन दोनों ने सविता मौसी का सेवा भाव देखा। नाश्ता खाना, पिताजी के सारे कपड़े, बेडशीट, तौलिया धोना, फिर उनका हल्का नाश्ता बनाना, यानी चपाती सब्जी, ताज़ा मट्ठे। लेकिन सविता मौसी ने महेश और अनीता के लिए अलग से देसी घी का हलवा बनाया था। सबने मज़े लेकर खाया। महेश अब समझ गया था कि पिताजी के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है। वो उनकी इतनी सेवा कभी कर ही नहीं सकता था। तभी हिम्मत जुटाकर उसने कम शब्दों में पिताजी को बांधने की कोशिश की। पिताजी, आप यहाँ कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे? हमारे साथ दिल्ली चलिए ना, वहाँ नाती पोतों का साथ मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब साथ रहेंगे। मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। सविता यहाँ काम करती है, मैं उसको पैसा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा घर छोटा है, मेरे आने में तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए तो अपने फ्लैट के ऊपर एक और वैसा ही फ्लैट बनवाना चाहता हूँ। महेश ने तुरंत उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तो राम सिंह जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बनवाओ, लेकिन पिताजी, मैं सोच रहा था कि इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलती है उसी से फ्लैट बनवा लेता हूँ, महेश ने धीरे से कहा। तो राम सिंह जी बोले, मैं अपने जीते जी ये बंगला कभी नहीं बेचूंगा। तुम लोन लेकर अपने बलबूते पर फ्लैट बनवाओ, आखिर बैंक ऑफिसर हो, अच्छा कमाते हो। राम सिंह जी का जवाब सुनकर महेश बोला, लेकिन पिताजी, 2 घरों की देखभाल करना कितना मुश्किल हो जाएगा, उसकी चिंता तुम मत करो।
राम सिंह जी ने कहा। तो एक आशा खत्म होने के बाद महेश बेचैन होकर बोला, अच्छा वो सब तो ठीक है पिताजी, लेकिन कम से कम अलमारी और लॉकर की चाबी तो दे दीजिए। अनीता अपने साथ मम्मी के गहने और कपड़े ले जाना चाहती है। तुम्हारी पत्नी के पास कपड़ों और गहनों का अभाव तो नहीं है, कम से कम मेरे मरने का तो इंतजार करो। पिता का जवाब सुनकर महेश और अनीता मायूस होकर रह गई। रात में अनीता ने कहा, महेश, पिताजी कहीं सविता मौसी से प्रेम का चक्कर तो नहीं चला रहे। महेश को अनीता की बातें स्तरहीन लगी, लेकिन वो चुप रहा। अगले दिन उन्होंने सविता मौसी को अपनी माँ की साड़ी पहने हुए देखा तो हैरान हो गई। आप में बड़ा परिवर्तन आया है सविता मौसी। मौका देखकर महेश ने पूछ ही लिया। उस वक्त उसके पिताजी वहाँ पर नहीं थे। कैसा परिवर्तन बेटा, मैं तो वैसी हूँ जैसे पहले थी, सविता मौसी ने विनम्रता से कहा। तो महेश बोला, आप काम वाली कम और घर वाली ज़्यादा लग रही हैं। ऐसा कहकर पाप का भागीदार न बनाएं। हम तो मालिक की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए दवा के भाव से विमला बहन जी की 2 साड़ी दी थी। सविता मौसी ने उनके घिनौने आरोप को भी अपनी विनम्रता से ढकने की कोशिश की। ये सुनकर महेश और अनीता के ईर्ष्या संदेश से जलते मन को तनिक राहत मिली, लेकिन पीछे खड़े राम सिंह जी महेश की इन बेतुकी बातों से चिढ़ गए थे। उन्होंने कहा, बेटा, बाप की मौत के बाद ही तो बेटे की ताजपोशी होती है। तू तो मेरे जीते जी बेचैन हुआ जा रहा है। महेश कैसे कहता कि कमज़ोर पिताजी को सविता मौसी अपने परिश्रम से दिनों दिन स्वस्थ और सेहतमंद करती जा रही है, तो दूर दूर तक उनकी मौत के असर नज़र नहीं आ रहे और उसके गाड़ी वाले और बैंक बैलेंस आदि के सपने धराशायी हो गए थे। पापा के जीवित रहते ही वो उनसे सारी संपत्ति हथियाना चाहता था, पर अपने पिताजी के अड़ियल स्वभाव के कारण संभव नहीं लग रहा था। रात के खाने के बाद साधारण बातचीतों ने झगड़े का रूप ले लिया। महेश अपनी असलियत पर उतर आया और बोला, पिताजी, कहीं आप दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं हैं? अगर ऐसा है तो इससे शर्म ना कुछ हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही राम सिंह जी की बोलती बंद हो गई। वे हक्के बक्के अपने इकलौते बेटे का मुंह देखते रहे, लेकिन फिर जल्दी ही संभल कर बोले, आज तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। एक निस्वार्थ औरत जिसने तेरे मरते हुए बाप को आराम और सुख के 2 पल दिए हैं, तूने उसी के ऊपर घिनौना आरोप लगा दिया, साथ ही अपने जन्मदाता को भी शर्मसार किया। अब मैं तुझे एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह होते ही अपने परिवार सहित यहाँ से चले जाऊँ। ऐसे बेटे से तो निसंतान होना बेहतर है। पापा के इस रूप को देखकर महेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और अगले दिन सुबह होते ही दिल्ली लौट गई। फिर 1 साल तक उसने अपने पिताजी की कोई खोज खबर नहीं ली। सविता मौसी खुद फ़ोन करके पिताजी की खबर देती रहती थी। एक दिन पता चला पिताजी बाथरूम में फिसल गए और उनके पैर की हड्डी टूट गई, लेकिन फिर भी महेश उनसे मिलने नहीं आया। उसका एक वकील दोस्त था, इसलिए महेश निश्चिंत था, क्योंकि रमेश ही उसके पिताजी की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करता था। इसलिए महेश उससे संपर्क बनाए रखता था। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पिताजी दोबारा बिस्तर से नहीं उठ पाए। वो बिस्तर के ही होकर रह गए थे। सविता मौसी ने महेश और अनीता को आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बच्चों की परीक्षा और अन्य कामों में बिजी होने का बहाना बना दिया। अंत में उन्हें अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला तो महेश पत्नी व बच्चों सहित तुरंत गांव पहुंच गया। वहां पिताजी के पार्थिव शरीर को देखकर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लोग सविता मौसी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि उसने जितनी राम सिंह जी की सेवा की वो घर का सदस्य भी नहीं कर सकता था। लेकिन महेश कुछ नहीं सुन रहा था। एक अजीब सा भाव उसके दिल दिमाग में और शरीर पर छाया हुआ था, एक अधिकार भाव कि अब सब कुछ मेरा है। मैं इस घर, खेत खलिहान, बैंक बैलेंस सबका मालिक हूँ। मेरे ऊपर कोई नहीं। अब तो जो इच्छा हो वो मैं करूँगा। कोई डांट डपट और कोई आदेश नहीं। महेश को लगा कि वो सिंहासन पर बैठा है और उसकी ताजपोशी हो रही है। ये एहसास नया नहीं था। एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद
दूसरी पीढ़ी को ये सता सुख हमेशा ऐसे ही आनंदित करता है। तब बच्चे बुजुर्गों की मृत्यु से दुख नहीं बल्कि संतोष का अनुभव करते हैं। अचानक उसकी टेढ़ी नज़र सविता मौसी पर पड़ी। वो उसके पास गया और धीरे से लेकिन जहर भरे स्वर में कहा, 13वीं के बाद तुम माँ बेटी को मैं एक पल भी यहाँ नहीं देखना चाहता, इसलिए बिना देरी किए चुपचाप यहाँ से चलते बनिए। इस तरह महेश ने पिता की मर्तदेह मौजूदगी में ही सविता मौसी का पता काट दिया था, जिसने उसके और अनीता के कर्तव्य का बखूबी निर्वाह किया था। महेश के दोस्त रमेश ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन महेश ने इशारों से उसे चुप करा दिया। तो वो भी अंतिम संस्कार के पहले किसी तरह का तमाशा नहीं चाहता था। सविता जी चुपचाप बैठी रोती रही। अंतिम संस्कार के बाद महेश की महत्ता जैसे और बढ़ गई। पिता को मुखाग्नि देकर वो समाज के संप्रभात लोगों के बीच बैठा 3 दुनिया की बातें करता रहा। उन सबके जाते ही उसके भीतर शांत बैठा परिवार का मुखिया फिर जाग गया। वो रमेश से अपने पिता की संपत्ति का ब्यौरा लेने लगा और सविता मौसी को आदेश सुना दिया। रमेश ने उसे समझाया कि महेश रुक जाओ, 13वीं तो हो जाने दो। बिल्कुल नहीं रमेश, तुम्हें नहीं पता, इस औरत के कारण ही मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। लेकिन सविता मौसी ने तो तुम्हारे पिताजी की इतनी सेवा की, तो कम से कम 13वीं की रस्म तो हो जाने दो। कैसी 13वीं? उसके लिए हम फिर आएंगे क्या? इतनी लंबी छुट्टी ना मुझे मिलेंगी और ना बच्चों को। पर उसके पहले मैं घर लॉक करके जाऊंगा, लॉकर से गहने निकलवाऊंगा, रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लूँगा, घर अलमारी के कीमती सामान सब ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते महेश, रमेश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तो महेश झुंझलाकर बोला, अच्छा अब भला कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे पिताजी की वसीयत, उन्होंने अपने अंतिम समय में मुझे कहा था कि मैं उनकी वसीयत उनकी 13वीं वाले दिन पढ़ूं। लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी के कारण आज ही तुझे बता देता हूँ कि ये घर वो सविता मौसी के नाम कर गए हैं। बैंक के पैसों का 50% किसी अनाथ आश्रम को देकर गए हैं और बाकी 50% तुम्हारे बच्चों के नाम कर गए हैं, जो उन्हें बालिग होने पर मिलेगा। अलमारी और लॉकर के जेवर वो तुम्हारी पत्नी को देकर गए हैं। इतना सुनते ही महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विस्मय से मुंह खोले रमेश को ताकता रहा। तभी रमेश ने कहा, स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता महेश। तुमने उन पर, एक बूढ़े व्यक्ति पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है, जिसका पश्चाताप तुम्हें करना ही होगा। इतना कहकर रमेश नफरत भरी नज़रों से महेश की ओर देखते हुए वहां से चला गया। अब महेश में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी पत्नी अनीता के सामने अपनी नज़रें उठा सके। वो वैसे ही सिर झुकाए बैठा रहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।